सुधाकर सर से मैं लेना चाहूँगी ये प्रश्न। जैसे हम लोग सोशल मीडिया जब मेन स्ट्रीम मीडिया में हैंडल करते हैं तो चंद्र बिंदु और ये सब चीज़ें जो है वो हटा दी गई है। मतलब हर जगह मतलब जो है चंद्र बिंदु रिमूव कर दीजिए। तो ये रिमूव करने का सिस्टम है किसी भाषा में, ये निर्णय कौन लेता है? मैं ये समझना चाहूँगी। क्योंकि आप भाषा पे काम कर रहे हैं, तो ये जो हिंदी में मीडिया जिस तरह से एक एक रिमूव हो जाता है कि चंद्र बिंदु ज़्यादा स्पेस लेता है, तो उसकी जगह बिंदी ही कर दीजिए। या कोई शब्द हमें लिखना है, इसकी जगह अगर हम अंग्रेजी शब्द को देवनागरी में लिख देंगे तो वो ज़्यादा सही है। तो ये जो इस तरीके के जो निर्णय होते हैं भाषा को लेके, ये नेता कौन है? मतलब और ये क्यों होता है? और हिंदी के साथ बड़ी आसानी से होता है। अंग्रेजी में तो कभी हम नहीं कहते कि हिंदी के शब्द डाल दीजिए। तो हिंदी हिंदी में अंग्रेजी के शब्द तो आ ही गए, साथ में हिंदी में जो चंद्र बिंदु हटा दीजिए, ये मात्रा हटा दीजिए, उसकी जगह ये शॉर्टकट है ताकि वेबसाइट पे 100 वर्ड की जगह है पाएंगे। तो ये भाषा के साथ एक तरीके का खिलवाड़ सा है। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? मेरे को लगता है ये पहली चुनौती है जो हिंदी झेल रही है इस समय पे। नहीं नहीं, ये तो बहुत आगे की चुनौतियां, हिंदी तो इससे बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां झेल रही है। जो इससे पहले की जो लिपि वाली बात चल रही थी, जो पूनम जी ने जिस पे बात की थी, जी। बात केवल सोशल मीडिया तक ही सीमित नहीं है। हम कहते हैं कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने हमारी हिंदी को बहुत आगे बढ़ाया है, 7 समंदर पार तक लेके गई है। हुँ। लेकिन वो जो जिन कलाकारों को हम देखते हैं उनके पास जो हाथ में लिखी हुई स्क्रिप्ट होती है वो रोमन में होती है। ज्यादातर कलाकारों के पास रोमन में स्क्रिप्ट होती है। तो जिन 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 डायलॉग के ऊपर हम तालियां बजा रहे होते हैं वो रोमन में लिखी होती है, वो एक शब्द हिंदी का पढ़ नहीं पाते हैं वो। तो ये दुर्भाग्य हुँ। देखिए कि हम उस हिंदी को बढ़ा हुआ मान रहे हैं। तो हिंदी किसी भाषा का मतलब ये होता है कि वो उस भाषा को हम बोल सकें, उस भाषा को लिख हम सकें। समझ सकें और उस भाषा जी। को हम लिख सकें। तीनों ये जब बिंदु बनते हैं तो जाके भाषा का संरक्षण निश्चित होता है। ठीक है, हुँ। तो वो चीजें भी सब अलग। आप जो ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर जो वेब सीरीज आ रही है उनके अंदर जो भाषा बोली जा रही है, क्या उससे हिंदी बढ़ रही है? तो इन हुँ। सब चीजों पे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ। आप दूसरी एक केंद्र सरकार की एक संस्थान है, वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग। हुँ। वो हमारे भाषा के शब्दों को चयनित करके उनको प्रसारित करता है कि इन शब्दों को मान्यता दी जानी चाहिए। अब सोशल मीडिया पे कोई कैसे भी लिख रहा है, कैसे भी लिख रहा है, वो लिखता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है उसमें।
मैं दो तीन बिंदु आपने जो प्रश्न किए और एक सुधाकर जी से भी प्रश्न किया था कि ये जो जी, चेंजेस आ रहे हैं, जो बदलाव आ रहे हैं, जी, परिवर्तन आ जी, रहे हैं हमारी भाषा के लिपि में, तो वो क्यों जी, आ रहे हैं? क्योंकि कंप्यूटर में जो सुविधा है उसे कंप्यूटर सुलभ बनाने के लिए भाषा को बदलाव कर रहे हैं, लेकिन ये केंद्रीय हिंदी निदेशालय करता है। और हम देख रहे हैं अपने बचपन से, क्योंकि हम अब हमेशा अपने अनुसार बदलाव जो हमने अनुभव किए हैं, हमने देखे हैं अपने बचपन से अब तक। हम पहले अ को भी अलग तरीके से लिखते थे, ए को भी अलग तरीके से लिखते थे, और ऊ की मात्राएं भी अलग तरीके से डालते थे। धीरे 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 अ बदला, धीरे धीरे ए बदला और ऊ की मात्राएं भी बदली, लेकिन उससे क्या था कि व्यवस्था नहीं बदली हिंदी की लिपि की। लेकिन फिर जो अब हुआ है कि चंद्र बिंदु और बिंदु में बदलाव हुआ है, उससे भाषा का जो शब्दों का उच्चारण ही बदल गया है, और जब उच्चारण बदल जाता है तो उसका लेखन भी बदल जाता है, क्योंकि जैसा बोलते हैं वैसा लिखते हैं, क्योंकि हमारी हिंदी वैज्ञानिक भाषा है, वो अंग्रेजी की तरह नहीं है कि कुछ, जैसे आपने कहा सी को क बोलते हैं, और सी के आगे अगर आई आ जाए तो उसको फिर सी बोलते हैं, लेकिन सी के अगर हुँ, अगर आगे ए आ जाए तो उसे क बोलते हैं। ये जो जी, फोनिक्स है ये इंग्लिश के लिए है, और ये इंग्लिश के अल्फाबेट्स को कैसे प्रोनाउंस कैसे किया जाए, प्रोनाउंस उच्चारण करना कैसे जी, किया जाए, इसकी जी, हेल्प के लिए। लेकिन उसी चीज को हम हिंदी में लागू करें, ये हमारे साथ ठीक नहीं है। हमें जो शिक्षा प्रणाली है, जो भी उसको देख रहे हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो हिंदी है वो किसी और की कॉपी करके नहीं बनी है। हिंदी हमारी 1000 साल की हमारी परंपरा है हिंदी की। तो हिंदी को जो है उसके मूल रूप से आप बदलें, आपको सुलभ करें, क्योंकि जी, वो समय के साथ बदलाव जरूरी है, लेकिन जो उसका व्याकरण है वो ही बदल जाता है। जब चंद्र बिंदु लगता है तो उच्चारण बदल जाता है, बिंदु होता है तो जैसे हमने और आपने बात की थी जब मेरा हाँ, पॉडकास्ट था, जी, तब मैंने बताया था कि बिंदु लगाने के भी अलग अलग अर्थ होते हैं, अलग अलग शब्द होते हैं। कभी यस, बिंदु का यस, अर्थ आधा माँ होता है, कभी आधा न होता है, और कभी अंगा भी होता है। जैसे जब हम रंग बोलते हैं तो उसमें अंगा भी होता है। तो हुँ, वो जो बदलाव आ रहे हैं वो सही नहीं मैं मानती, क्योंकि लेकिन वो हम पे थोप दिए गए हैं। अब जैसे हिंदी ही शब्द है, इसमें से आधा ना हटा के सिर्फ बिंदी लगा दिया गया है, तो उच्चारण में फर्क अंतर आता है। तो अब जी, दूसरी बात जो आप कह रहे थे फोनिक्स की, तो वो फोनिक्स का ये है कि जो हमारे शब्द हैं बच्चों को सिखाए जाते हैं, जब हम उनको वर्णमाला सिखाते हैं, तो वर्णमाला में जो सबसे पहली बात तो यही है कि जो विद्यालय में जो हिंदी की टीचर होती है, हिंदी की अध्यापिका होती है या अध्यापक होते हैं, उन्हें प्राथमिकता नहीं दी जाती, क्योंकि हम अपने बच्चों को हाँ, अंग्रेजी स्कूल में जी, पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में जी, पढ़ा रहे हैं। ये तो पहले तो हमारी प्राथमिकता है कि हम बच्चे को कहाँ भेज रहे हैं। हुँ, जैसे कि हमारे कविता के मंचों पर कहते हैं कि हास्य ही पसंद करते हैं, हास्य कविता होनी चाहिए, फूहड़ कविता होनी चाहिए, जोक होना चाहिए जिससे लोग हंस सके। तो जो हम जी, परोसेंगे वो लोग वही उसकी आदत पड़ेगी। तो हमें परोसना क्या है, ये तो पहले हमारी शिक्षा है, जो प्रणाली है उसको सोचना है कि हमें परोसना क्या है। बच्चे तो उसी को ग्रहण करेंगे जो हम देंगे। अगर देंगे, एक माँ एक घिया की सब्जी को भी एक अच्छे से वातावरण में अच्छा सा ध्यान उसको रेसिपी में डाल के देती है तो बच्चा खा लेता है। उसे क्या पता हुँ, कि वो घिया खा रहा है। तो हमें पहले हमको सोचना है कि हम सही दें, क्योंकि जो हम हुँ, दे रहे हैं, जैसे शिक्षा की बात है, सिर्फ सोशल मीडिया की बात नहीं है। बच्चे जब स्कूल में एग्जाम देते हैं, परीक्षा देते हैं, तो वो शॉर्ट हैंड वाली लैंग्वेज रोमन ही लिखाते हैं। तो जी, जब ये चला भी है, ये देखा भी है, ये मेरी प्रिंसिपल्स प्रधानाचार्य से बात भी हुई। वो कहते हैं कि पहले हम उस बच्चे को पहली बार से ही नंबर नहीं काटते हैं, क्योंकि वो जो देख सुन रहा है, जो देख रहा है, जो समाज में है, वो वही लिख रहा है। फिर उसे हम आगे हम उसको चेतावनी देते हैं, समझाते हैं कि भाई ये आपकी बोलचाल की भाषा हो सकती है, लेकिन ये हिंदी परीक्षा देने की भाषा नहीं है, यहाँ पे ये भाषा लिखनी है। तो पहले तो वो बच्चा गलती करता है, क्योंकि वो
उस समाज में उसमें उठ बैठ रहा है जहां वो वही सुन रहा है। जैसे कि हम जब बचपन में थे तो हमें कहा जाता था कि अगर आपको अपनी भाषा हिंदी अंग्रेजी सुधारनी है, क्योंकि हिंदी तो तब हमें बहुत अच्छे से आती थी, हमें अंग्रेजी सुधारनी होती थी, तो हमें कहा जाता था कि अंग्रेजी के समाचार सुनो और अंग्रेजी का समाचार पत्र पढ़ो। लेकिन अब जैसे कि अभी सुधाकर जी ने कहा कि समाचार पत्रों और टेलीविजन और रेडियो दोनों में ही भाषा का इतना, जैसे भाषा भ्रष्ट हो गई है। आपके कोई शब्द आपके जो चल रहे हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो सुन के लिखते हैं और लिखते चले जाते हैं, तो वो कोई भी जितना जैसा ग्रहण करते हैं वो वैसा लिख देते हैं, उसमें कोई साइंटिफिक वैज्ञानिक आधार नहीं होता है, वो सुना और लिखता हुआ स्क्रीन पे आता जा रहा है। और साथ साथ जो हेडलाइंस आती हैं, शीर्षक आते हैं, वो भी अब वो बहुत ध्यान नहीं देते। इसमें मेरी एक चर्चा हुई थी समाचार जो पढ़ते हैं उनसे, कि वो कहते हैं कि हमें हिंदी का ज्ञान नहीं देना, हमें समाचार रोचक रूप से और दूर दूर तक भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या है, हर क्षेत्र में पहुंचाने हैं। तो आप हमारी हिंदी या हमारी अंग्रेजी पे कमेंट मत कीजिए, ये समाचार जो पढ़ने वाला है उसने कहा, और दूरदर्शन के रीडर ने कहा। सिर्फ किसी और प्राइवेट चैनल की बात नहीं कर रही हूँ मैं, उसकी बात कर रही हूँ जो हमारा शीर्ष टीवी जिसे कहते हैं दूरदर्शन का चैनल है। तो वो उनके सामने संघर्ष ये है, टीआरपी का प्रश्न है, ज्यादा से ज्यादा दूर, अधिक से अधिक दूर समाचार पहुंचे, चाहे भाषा जो हो वो जनसाधारण की, और जनसाधारण क्लिष्ट हिंदी समझता नहीं, ऐसा उनका मानना अब हो गया है, जो चिंताजनक है। ये संघर्ष है अभी। इसके अलावा और भी एक चीज है, सुधाकर सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ऐसा है जो मैम कह रहे हैं? देखिए, किसी भाषा का कोई शब्द क्लिष्ट नहीं होता है, प्रयोग से कोई शब्द आसान होते हैं, प्रयोग से शब्द आसान होते हैं। होता क्या कि हम लोगों ने इस तरह से बात करके कुछ शब्दों को अपने जीवन से निकाल दिया है। मैं बार बार कहता हूं कि एक व्यक्ति 24 घंटे में लगभग 1800, 2000 शब्द, 1700 शब्द बोलता है। उन शब्दों के बदले में अगर हम शब्दों को बदल दें तो हमारी जो मूल भाषा है उसके शब्द अपने आप गायब हो जाएंगे। हम जब कहने लग जाएंगे टेबल, हम कहने लग जाएंगे फैन, हम कहने लग जाएंगे मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, कैंपस, स्कूल, टीचर, पेरेंट्स, ये बहुत आसान शब्द हैं। क्या ये मुश्किल शब्द हैं? क्या माता पिता कोई मुश्किल है? बहन कोई मुश्किल शब्द है? भाई मुश्किल है? क्या स्कूल मुश्किल है? क्या विश्वविद्यालय या महाविद्यालय मुश्किल है? क्या परिसर मुश्किल है? इनको हम कैंपस बना रहे हैं। तो ये सामान्य शब्द जो हमारे आम जो बोलचाल के शब्द, इनको हमने त्याग दिया और हमने उसके बदले में अंग्रेजी के शब्दों को अपना लिया। एक तो ये मुद्दा हो गया। तो आपने मान लीजिए 2000 शब्द आप बोल रहे हैं, 1800 शब्द पूरे दिन में बोल रहे हैं, कोई शब्द हमारे बार बार उनकी पुनरावृत्ति होती रहती है। तो वो शब्दों के बदले में हमने अंग्रेजी के शब्द अपना लिए। तो शब्द मान लीजिए रह गए आपके 1200-1300 शब्द रह गए। फिर कुछ शब्दों को आपने क्या किया कि मुश्किल शब्द मान के उनको हटा दिया, जैसे भी बात हो रही थी। कुछ शब्दों को आपने अलग अलग प्रयोग के माध्यम से, तो आपकी शब्दावली आपकी पहले ही कम होती। और बाकी क्या होता है, जो हम सुनते हैं ना वो शब्द, आज आप स्थिति ये हो गई कि आप कोई हिंदी के शब्द को जो टीवी के चैनल हैं, अखबार हैं, जगह जो लिखे पढ़े जा रहे हैं, वो हमारे मस्तिष्क में इस तरह से ठूस दिए गए हैं कि हमें सही शब्द हिंदी का ढूंढना मुश्किल हो जाता है। आपके मुझे कॉलेज कैंपस में मुझे बहुत काम है। अब कैंपस का परिसर आपको ध्यान आएगा नहीं, आपको बार बार कैंपस ही ध्यान आएगा, क्योंकि इतनी बार आपने सुन लिया है, आपके दिमाग में वो शब्द बिठा दिया गया है। तो पहले शब्द बदल दिए, फिर वाक्यांश बदल दिए, जैसे नन अदर देन, बर्न द रीच, या हम आम बोलचाल में बोलते रहते। फिर पूरे के पूरे वाक्य बदल दिए, फिर लिपि बन के रोमन हो गई। तो भाषा के साथ तो खिलवाड़ लगातार चल रहा है। तो इनके ऊपर और ये जो अखबार हैं या जो टीवी के जो चैनल है, अलग अलग विभिन्न चैनल हैं, क्या आपने कोई किसी विदेशी भाषा किसी चैनल पे हिंदी को बोलते देखा, किसी अंग्रेजी का करके देखा? तो जो लोग कहते हैं, चाहे दूरदर्शन है कोई है, उनके अंग्रेजी प्रोग्राम के अंदर आप जाके देखिए किसी में क्या वो हिंदी के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, हिंदी को कुछ बोल रहे हैं? नहीं है। तो ये सारे खिलवाड़ अपनी भाषाओं के साथ ही क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर
भाषाओं को लेके जो आत्मसम्मान होना चाहिए, जो हमारा वो हमारे अंदर नहीं। हम अपने आप को कमतर मानते हैं। ये हमारे अंदर ये भावना आ गई कि ये जो विदेशी भाषाएं हैं ये हमसे बड़ी हैं। हम भद्र पुरुष बन जाएंगे अंग्रेजी बोल के, अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल करके। और ये शुरुआत कहाँ से होती है? घर से ही शुरू होती है। माँ पहली शिक्षक होती है। जब बच्चों को कहते हैं देखो बेटा देखो सामने क्रो आ गया है, देखो वो काऊ खड़ी है, उसको रोटी खिलाओ, वो कैट आ रही है, ये डॉग है, तो पूरी जिंदगी वो बच्चा गाय समझ ही नहीं सकता, कुत्ता समझ नहीं सकता, कौवा समझ नहीं सकता। आप जितनी मर्जी उसको कहानी सुनाना कि एक कौवा था, एक बर्तन के अंदर पानी था, पानी बहुत नीचे था, वो कंकड़ लाया उसके अंदर डालता गया, पानी आया, फिर कौवा ने पानी पिया, उड़ गया। वो ये सब कल्पनाएं कैसे कर पाएगा? उसको जिंदगी भर कौवा नहीं आएगा, वो क्रो ही बोलता रहेगा, वो डॉग ही बोलता रहेगा, वो काऊ ही बोलता रहेगा। तो हमारे देश की जो परिवेश है, वो हमारी जो पुरानी कहानियां हैं जिनके अंदर हम पशु पक्षियों को लेके, जानवरों को लेके कहानियां हैं, काऊ को ऊपर जो गाय को जब काऊ बनाया जाए तो गाय से संबंधित जो चीजें हैं उनसे बच्चा अनभिज्ञ रहेगा। फिर वो जब वो बड़ा होगा तो अंग्रेजी माध्यम से इन चीजों को समझने की कोशिश करेगा। जी। हमारी जो चीजें हमारी भाषाओं के माध्यम से जो जानी चाहिए थी, उसकी भाषाओं के माध्यम से आएगा। फिर राम होगा का राम का रामा हो जाएगा, कृष्ण का कृष्णा हो जाएगा। कभी आप सर्च करके देखना रामा का मतलब क्या होता है। राम हिंदी में हो गया, हम कहते हैं रामा। रामा का मतलब होता है वो सुंदर स्त्री। पढ़िए उसके अंदर कृष्ण का मतलब क्या होता है, कृष्णा का मतलब देखिए क्या होता है। हमने उन शब्दों को तोड़ मरोड़ के वो भाषा को बिल्कुल विरूपित कर दिया। हम योग करते हैं, योगा करते हैं। हमने उन विदेशी भाषाओं के शब्दों को आयतित कर लिया, उनका अर्थ का अनर्थ भी कर दिया है। तो इनके ऊपर गहन चिंतन का विषय है। ये लोग इसको बहुत आसानी से पचा रहे हैं, ये भाषा के साथ खिलवाड़ है। इसको कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए। और ये मन में एक कुछ जी बोलिए। अभी जैसे हम लोग एडमिशन कर रहे थे तो जो एक मतलब क्या होता है कि पेरेंट्स ना एक फॉर्मल ड्रेसअप में जाते हैं। जैसे मैं अब आप देखिए, अब हमने इतने शब्द बोले, पेरेंट्स, एडमिशन, फॉर्मल ड्रेस। हमारे शब्द नहीं मिल रहे हैं हम बातचीत करने के लिए। देखिए ना हमारी स्थिति ये, हम जो बोलचाल में, आम बोलचाल में हम किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए हमने एडमिशन करने के लिए फॉर्मल ड्रेस में ये वो उसमें कहा, वो मुख्य शब्द तो सारे अंग्रेजियों की, हिंदी है ही नहीं। तो ये हमारे दिमाग में इस तरह से प्रोग्राम हो गए हैं, हमारे दिमाग में इस तरह से घुसा दिए गए हैं कि हमें सही शब्द मिलते ही नहीं है। यही सबसे बड़ी समस्या है। तो जब हमें नहीं मिल रहे तो जो हम वैसे बोलते हैं, ऐसे बच्चे बोल रहे हैं, ऐसे बाहर बोल रहे हैं, तो हम उसके लिए हम अलग तरह से तैयारी करें। उसी पे ही आ रही हूँ ना, यही इसी से ही जुड़ा हुआ प्रश्न भी है। मैं यही कह रही हूँ कि एक स्टैंडर्ड सेट है कि ये हिंदी वाला है। आप समझ रहे थे मेरे एक्सप्रेशन से? गर्व कीजिए कि हम हिंदी वाले हैं। मुझे वहां पे बोला गया कि अंग्रेजी में बोला गया, यू डोंट लुक लाइक अ हिंदी पर्सन। ये बोला गया जो स्कूल की प्रिंसिपल थी। तो अब ये जो इस तरीके के जो मतलब है, एक प्रिंसिपल होने के नाते जो स्कूल का एक हेड है, जो स्कूल चला रहा है, वो अगर ऐसे बोले कि यू डोंट लुक लाइक अ हिंदी पर्सन, ये इसको कहते हैं ना अंग्रेजी में रेसिज्म जैसा है। तो मैं ये भी एक चुनौती आपको देना चाहूंगी कि पहले मैं जब इवेंट में जाते थे ना, तो मुझे देख के भी मैं हम लोग तो कॉलेज में थे, तो हम सूट वूट पहन के निकल जाते थे इवेंट्स में। हिंदी के साहित्य का इवेंट है, कवि सम्मेलन है, देखने जाते हैं, तो तब भी लोग बोलते थे कि आप हिंदी कैसे पढ़ते हैं। मतलब ये जो एक रेसिज्म तरीके का है ना कि हिंदी अंग्रेजी, ऐसे अंग्रेजी वाले स्टैंडर्ड वाले होते हैं, सोफिस्टिकेटेड होते हैं, और हिंदी वाले जो है उनको डाउनग्रेड कर दिया जाता है। तो देखिए सुरभि जी क्या है, अगर मैं यहाँ बैठ के अगर मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं अपने साथ वाले व्यक्तियों को कहता हूँ कि बाहर एक जेंटलमैन खड़े हैं, उनको बुला के लाइए, तो वहां पर जो टाई सूट पहन के खड़ा होगा आदमी, उसको बुला लाएंगे। वहां दो आदमी खड़े हैं, एक ने धोती कुर्ता पहन रखा है, पाजामा कुर्ता पहन रखा है, एक ने कोट पैंट पहन रखा है। अब ये जेंटलमैन को बुला के ले आइए, तो वो जेंटलमैन वही है जिसने कोट पैंट पहन रखा है। वो जो धोती कुर्ता वाला बेचारा जेंटलमैन नहीं है। ये हमारे दिमाग को इस तरह से हमारे दिमाग में बैठा दिया गया है।
कि विदेशी भाषाएं हमारी भाषाओं से ज्यादा अच्छी भाषाएं, तो वो आत्मगौरव का भाव हमारा खत्म हो गया है। देखिए, अब बहुत सारी चीजें हैं, इनको महसूस करना पड़ेगा, इनको करना भी चाहिए, और अपने इन भाषाओं को गर्व भी करना चाहिए अपनी। खासकर खाली मैं तो, क्योंकि आप हिंदी दिवस पर चर्चा आप कर रहे हैं, तो ये हमारी सभी भाषाओं के बारे, कोई पंजाबी है, पंजाबी पे, कोई गुजराती है, कोई मराठी है, कोई बुद्ध, जो जिस भाषा का है, तो उसको उस भाषा का गर्व उसको होना चाहिए। पूनम मैम, आप क्या कहना चाहेंगे जो मैंने अभी आपको ये कहा कि इस तरीके के जो एक स्टैंडर्ड सेट है कि भाई अंग्रेजी वाला है तो वो स्टाइलिश दिखेगा, वो अच्छा लगेगा, तो उसी को ही आगे करो, फोर फ्रंट पे करो, लेकिन हम लोग जो है ना, हम दोनों भाषा बराबर बोल लेते हैं, तो इसलिए इसलिए लोग थोड़े से, उनके लिए शॉकिंग और सरप्राइजिंग होता है कि यार ये तो दोनों चीजें बोल रहे हैं। तो ये जो लाइन है, और ये एजुकेशन, ये जो हमारा शिक्षा प्रणाली है, जैसे सर ने भी कहा, ये इस जगह पे इस तरह से बोलना एक भाषा को लेके कितना सही है और कितना गलत है। देखिए, सबसे पहले तो ये बात मान लेनी चाहिए कि हमारी जो इतनी लंबी सनातनी परंपरा है, हिंदुस्तान की जो सांस्कृतिक है परंपरा है, वो केवल 200 वर्षों की नहीं है। जो 200 वर्षों की गुलामी हम ओढ़े चले आ रहे हैं, वो जो गुलामी है, जो हमारे शिक्षा तंत्र को, हमारे गुरुकुलों को, सबको नष्ट भ्रष्ट करके हमारे सिर पे थोप दी गई है कि अंग्रेजी जो है वो सुप्रीम है। अंग्रेजी जो है वो आपको एक इलीट क्लास में, एक ऐसी क्लास में आपको खड़ा करती है जहां से आप उन्नति कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको जॉब देती है, वो एक लिंक भाषा है, वो आपको संसार में प्राथमिकता देती है, वो आप कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि बाहर जाके आप हिंदी नहीं बोलेंगे, जिससे भी बोलेंगे आप मतलब कोशिश आपकी रहेगी, चाहे आपको आती हो ना आती हो, कोशिश आपकी रहेगी कि आप अंग्रेजी में बात करके अपना एक प्रभाव बना सके। तो ये तो एक गुलामी की जो हम पे ओढ़ा दी गई है। और गुलामी ऐसा नहीं है कि गुलामी हमारी 1947 में खत्म हो गई, गुलामी अभी तक भी चल रही है, और कोशिश, अब प्रयास जारी है कि उसको हटाया जाए। लेकिन जो एक परंपरा 200 साल के बाद भी हमारी स्वतंत्रता के साथ, स्वाधीनता के साथ समाप्त नहीं हुई, जो हम पर लादी ही गई, जैसे कि राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई हिंदी, तो वो तो तय है कि वो एक दिन में तो जाएगी नहीं, प्रयास करने पड़ेंगे शिक्षा प्रणाली में। और दूसरी बात जो आप कह रही हैं कि देखते ही कहते हैं कि आप हिंदी वाले नहीं हो, आप अंग्रेजी वाले हो, वो तो काले गोरे का भेद तो शुरू से ही है, काले गोरे का भेद तो है ही है। एक आपका रंग, एक आपका पहनावा, वो आपको, जैसे कि उन्होंने कहा जेंटलमैन वाली बात, तो ये तो हमारे तस्वीरों के साथ जब हम पढ़ाते हैं, हमारी पढ़ाने की एक शिक्षिका भी रही हूं मैं, तो जब आप पढ़ाते हैं तो आप चित्रों के माध्यम से पढ़ाते हैं, तो आप एक जेंटलमैन को एक पैंट सूटेड बूटेड आदमी से ही बताएंगे, आप एक धोती वाले किसान से या झोला टांगे हुए पत्रकार को जेंटलमैन नहीं कहा, कभी कहा ही नहीं, तो बच्चों को और हमें भी किसी को कैसे पता चलेगा। तो चित्र कैसे आप उसके साथ दिखा रहे हैं, उस पे बहुत निर्भर करता है कि आपकी हिंदी कैसे बढ़ेगी। और रेसिज्म जिसे कहते हैं कि वो तो है ही, क्योंकि आप अगर गोरे हैं, सफेद हैं, तो आप अंग्रेजी वाले हैं, और अगर आप श्याम वर्ण के हैं, काले हैं, तो आप मतलब थोड़ा डार्क कलर है, तो स्वतः ही वो हिंदी में आ जाता है, क्योंकि जो हम पे राज किया, हम पे गोरों ने राज किया, और गोरों की भाषा थी अंग्रेजी, तो वो दो चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो उसमें पहला इंप्रेशन जो जिसे कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द मेन इंप्रेशन, पहला इंप्रेशन पड़ता है कि नहीं जी आप तो अंग्रेजी वाले हो, आप हिंदी वाले नहीं हो। फिर उसके बाद जब आप बोलना शुरू करते हैं, अगर आपकी हिंदी बिल्कुल प्रखर, आप बहुत जिसे कहते हैं फ्लुएंसी से, बहुत रवानी से आप बोल रहे हैं, एकदम प्रवाह में बोलते चले जा रहे हैं, तब वो समझेगा कि हाँ जी आपको हिंदी आती है, हिंदी आती है, तब उसका थोड़ा सोच बदलेगी। लेकिन सोच बदलने के लिए बात करना जरूरी है, बात वो देखने से नहीं पता चलेगा कि आप हिंदी भी बोल सकते हैं। जब आप हिंदी बोलेंगे, मैं जो विद्यालय की बात है वो मैं वहीं पे लाती हूँ कि ये हमारी प्राथमिकता है,
कि हम अपने बच्चे को ऐसे स्कूल में, ऐसे विद्यालय में भेजते हैं जहां हम चाहते हैं कि अंग्रेजी बोले, अंग्रेजी सीखे। हम तो उसको सरकारी स्कूल में नहीं भेज रहे हैं, हम उसको ये सोच के ही नहीं भेज रहे कि ये यहाँ हिंदी सीखेगा। हम तो उसको भेज ही इसलिए रहे हैं कि वो एक जो उसकी आजकल की जो जॉब की काम काज की बात है, उन्नति की बात है, वो वहां से ऐसा बन के निकले कि वो हर किसी को सरपास कर दे, हर किसी को बाईपास कर दे या हर किसी को पीछे छोड़ दे। तो हम तो खुद ही भेज रहे हैं ना, हम कैसे ये मतलब एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं, कैसे ये उम्मीद भी कर सकते हैं कि वो वहां पे हिंदी के लिए जा रहा है। और हम स्वयं भेजते हैं और फिर हम प्रिंसिपल से, हम अध्यापिकाओं से, अध्यापक से उम्मीद करते हैं कि वो उसकी हिंदी को पे केंद्रित होके उसे बाकी जो विषय है वो भी हिंदी में पढ़ाएं। तो सबसे पहले शुरुआत स्वयं से होती है, जैसे कहते हैं स्व से शुरू करो। और इसके लिए हमें क्या करना होगा कि एक तो शिक्षा प्रणाली, आधारभूत शिक्षा प्रणाली पे और हिंदी निदेशालय को भी काम करना पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि हिंदी को कामकाज से जैसे है जोड़ना पड़ेगा। जिस भाषा से आपकी अर्निंग होती है, आर्थिक आपका जीवन चलता है, वही भाषा आप जो है जैसे कहते हैं अपने साथ लेकर चलते हैं। तो हिंदी मैंने कहा भी है कि राजकाज व्यापार में सुलभ करे सब काम, भाषा जन व्यवहार की हिंदी इसका नाम। तो जैसे हमारे यहाँ तो एक विषय ये भी उठता है कि हमारे दक्षिण में हिंदी को उतना प्राथमिकता नहीं दी जाती, क्योंकि हम दक्षिण की भाषाओं को प्राथमिकता नहीं देते। ये तो लेन देन की बात है। अगर हम दूसरी भाषाएं सीखेंगे तो वो लोग भी हिंदी सीखेंगे, उन्हें हिंदी अपनी नहीं लगती। तो हिंदी के मैंने एक लेख लिखा था, एक शोध पत्र लिखा था, संकल्प से सिद्धि की ओर, हिंदी के लिए, हिंदी के परिप्रेक्ष्य में। तो संकल्प तो हमने कर लिया कि हमें हिंदी बोलनी है, हिंदी को आगे बढ़ाना है, लेकिन उसे सिद्धि तक ले जाने के प्रयास भी हमें ही करने पड़ेंगे। अगर आपको अपने बच्चे को ऐसे विद्यालय में भेज दिया है तो कम से कम घर में उसके साथ इस तरह से बात की जाए। और मैं खुश हूँ इस बात से कि हम अपने बच्चों से इस तरह बात करते हैं कि वो हिंदी की किताबें भी पढ़ते हैं और हमारी हिंदी की कविताओं को भी समझते हैं। जी, वाह, ठीक है। मैं एक चीज़ और आना चाहूँगी, क्योंकि सुधाकर सर विद्यालयों के साथ भी काम कर रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय में जब हम 12वीं के बाद जाते हैं तो ऑनर्स की पढ़ाई करते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में। तो ऑनर्स की पढ़ाई में तो हम लोग लोक भाषाएँ भी पढ़ते हैं, हिंदी के बहुत सारे कवियों को पढ़ते हैं, साहित्यकारों को पढ़ते हैं, उनकी आलोचनाओं को भी पढ़ते हैं। अब जहाँ बात आती है मार्क्स की, जो मेरा अपना अनुभव है कि मैं तो बीए हिंदी ऑनर्स, एमए हिंदी से ही पास आउट हूँ। अब मार्क्स की ये बात आती है कि जो हमें कक्षा में पढ़ाया जा रहा है, जो अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे वही बच्चा जो उन अध्यापकों के अनुसार लिख रहा है, वो मार्क्स अच्छे ले आता है जब तक आपके पेपर वही अध्यापक चेक कर रहे हैं जो आपकी कक्षा में आपको पढ़ा रहे हैं। वही प्रोफेसर आपकी पेपर चेक कर रहे हैं। जैसे ही वो अगले मतलब 1 साल का जो एनुअल पेपर आपके आते हैं, जो एग्ज़ाम आते हैं, जो परीक्षाएँ आती हैं, एनुअल जब आती है तो पेपर बाहर चेक होने चले जाते हैं। फिर बाहर जो वही चीज़ जो आप विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, बाहर जब आप जाते हैं तो जहाँ आप अपने प्रोफेसर से पढ़ रहे हैं, वहाँ आप 62% ला रहे हैं, और वही चीज़ जब आप उन पेपर में लिख रहे हैं जो बाहर चेक होने जा रहे हैं, वहाँ 52% से आप टॉप कर रहे हैं। तो शिक्षा प्रणाली का सबसे बड़ा चुनौती एक ये भी है, जो मैंने अनुभव किया है, कि जब तक हम लोग वो कक्षा में सीमित है तब तक हमारे नंबर अच्छे हैं। और ये हिंदी में ज़्यादा है कि हमें समझ ही नहीं आता कि मार्क्स की कैटेगरी क्या है, क्योंकि अंग्रेजी में मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं, क्योंकि हिंदी व्याकरण में बहुत मजबूत है, तो व्याकरण की त्रुटियां होने के कारण भी हिंदी में नंबर कम आ जाते हैं। तो एक मैम ने जैसे कहा कि जॉब प्लेसमेंट्स और वो सब होना चाहिए, लेकिन जब आपके नंबर ही कम आ रहे हैं और जो चेक करने वाला है वहाँ भी हालात ऐसे हैं कि बच्चा अगर सही भी लिख रहा है तो मार्क्स कम लेके आ रहा है, और जो रट्टू तोते हैं वो मार्क्स ज़्यादा लेके आ रहे हैं, वो टॉप कर रहे हैं विश्वविद्यालय में। तो विश्वविद्यालय के इस जो आपका पूरा सर्कल है, इसको मैं आपसे समझना चाहूँगी। बड़ा चक्रव्यूह है, जो एक मुझे लगता है कि पर्सनली बहुत बड़ी चुनौती है कि यार मैंने तो इतनी पढ़ाई करी, इतनी मेहनत करी, मैं तो 52% पे ही अटक गई। और मैं जब यही बात मैंने जब अपने असाइनमेंट में लिखी
तो मुझे टीचरों ने 62% 70% से पास किया। अब ये जो आ जाती है ना चीज़ें विश्वविद्यालय में, तो बच्चे, हिंदी वाले बच्चे खास तौर से डिमोटिवेटेड रहते हैं कि मार्क्स ही नहीं मिलते, नंबर ही नहीं आते। तो हम बोले किसको कि हिंदी में 52% आया है, तो बड़ा, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी में 52% आना है जैसे आपने टॉप कर लिया हो, तो वो बच्चा अलग ही जोन में होता है। और हमने, जब हम लोग ऑनर्स की पढ़ाई कर रहे थे, तो 62% वाला टॉपर था, और वो मतलब बिल्कुल रट्टा लगाने वाला बच्चा जो होता है उसको, जबकि हिंदी को अगर हम देखें तो एक उसमें हम फिलॉसफी भी देखते हैं, मनोविज्ञान भी देखते हैं, हम मानसिक सब्जेक्टिव, हाँ, हम ऑब्जेक्टिव नहीं। मतलब सामाजिक तौर पे भी हिंदी को, समाज भी हम हिंदी साहित्य से समझते हैं, संवेदनशीलता भी हमारे अंदर आती है। तो इतनी महत्वपूर्ण भाषा जब शिक्षा प्रणाली में एक कंफ्यूजन के दौर में है कि नंबर अगर इतने कम आएंगे तो आगे हमें एमए में एडमिशन कैसे मिले, फिर हम पीएचडी करने जाए तो और ही ज़्यादा कठिनाइयाँ हो जाती है। तो ये जो पूरा शिक्षा का रास्ता है उसे आसान बनाने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, कई प्रश्न इसमें सुरभि जी उठे हैं, मैं वहां पीछे से शुरू करते हैं। एक तो हमारे मन में इस बात की एक हीन भावना आ गई है, और ये पता नहीं हम किस गलतफहमी में ये हैं कि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। गिनती के कुछ देश हैं जहां पर अंग्रेजी बोली जाती है, पूरे विश्व में अंग्रेजी नहीं बोली जाती है भाई, पूरे विश्व में अंग्रेजी नहीं बोली जाती। अंग्रेजी विश्व भाषा नहीं है। कुछ गिनती के जो उपनिवेश वाले जो देश थे वहां पे अंग्रेजी बोली जा रही है, नंबर 1। जो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनमें से ऊपर से 20 देशों को छांट लीजिए आप, वो सभी देश अपनी मातृभाषा में काम करते हैं, सभी देश, जापान हो, कोरिया हो, फ्रांस हो, चीन हो, जो भी। और जो नीचे से 20 सबसे गरीब या कमजोर अर्थव्यवस्थाएं हैं, वो सब लोग विदेशी भाषा में काम करते हैं। तो यहां से हमें समझ जाना चाहिए कि भाषाओं की स्थिति क्या है। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ये एक गलतफहमी के साथ हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, और एक भेड़ चाल है जिसको हम आगे अपनाए जा रहे हैं और चले जा रहे हैं। जो देश हमारे बाद में आजाद हुए, चीन आजाद हुआ, अब इजराइल की बात ले लीजिए, इजराइल के अंदर एक हिब्रू भाषा है। इजराइल को 14 नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं अभी तक। छोटा सा देश है, छोटा सा देश है, वो 14 शायद नोबेल प्राइज मिल चुके हैं। उसकी अपनी टेक्नोलॉजी है, छोटा देश है, पूरे विश्व के अंदर उसकी धमक है, पूरे विश्व के अंदर उसकी धमक, उसके जो आविष्कार हैं पूरा देश उनका अनुसरण करता है। अब और जब वो आजाद हुआ तो उस समय उन्होंने कहा कि और कोई भाषा नहीं, 1000 वर्ष पुरानी हिब्रू भाषा जो बिल्कुल समाप्त हो चुकी थी, उन्होंने कहा कि कल से अब हमारा सरकारी कामकाज हमारी हिब्रू भाषा में होगा, और हिब्रू भाषा शुरू हो गई। चीन है, अपनी भाषा में शुरू किया, मंदारिन है, उन्होंने उसमें शुरू कर दिया। जापान है, अपना करते हैं, फ्रेंच अपना करते हैं। लेकिन हम अभी तक उस गुलामी से बाहर निकल के आ नहीं पा रहे। तो हमें पहले तो ये समझना पड़ेगा कि हमें अपनी भाषाओं को आत्मसम्मान के साथ जोड़ना चाहिए। दूसरी बात है, भाषा तब तक कोई नहीं बढ़ सकती जब तक सरकार ना चाहे। सरकार को दृढ़ इच्छा शक्ति अपनानी होगी। शिक्षा व्यवस्था के अंदर इस तरह का बदलाव लाना होगा, जो पूनम जी ने कहा कि हम अभी तक अपनी भाषा को, हिंदी को पीठ पे लाद के घूम रहे हैं। जिस दिन हम अपनी भाषा को पेट की भाषा बना देंगे, उस दिन हिंदी लोग पढ़ना शुरू कर देंगे। कोई मेरे सामने व्यक्ति मुझसे ये प्रश्न करेगा कि मैं अपने बच्चे को हिंदी क्यों पढ़ाऊं, ये क्या हिंदी में मुझे रोजगार है? तो मैं कहूंगा जी नहीं जी, अंग्रेजी में कहीं किसी कॉल सेंटर में लग जाएगा, हिंदी में तो कॉल सेंटर में नहीं लगेगा। तो ये इस तरह की स्थिति है। हिंदी के अंदर रोजगार पैदा करने की आवश्यकता है, हिंदी को रोजगार से जोड़ने की जरूरत है। और आप समझिए विद्यालयों के अंदर भी आप देखिए हम कॉलेज की बात कर रहे हैं और जगह की बात कर रहे हैं, हम साहित्य की बात कर रहे हैं, हम
अब एमए की बात कर रहे हैं, हम शोध की बात कर रहे हैं, शोधार्थियों के तौर पे बात कर रहे हैं। अब आप समझिए, जो बच्चा प्राथमिक कक्षा के अंदर एक भाषा के रूप में हिंदी को पढ़ रहा है, लेकिन अन्य विषय को अंग्रेजी माध्यम से पढ़ रहा है। गणित किस भाषा में पढ़ता है? वो अंग्रेजी माध्यम में। वो सामाजिक विज्ञान किस भाषा में पढ़ता है? अंग्रेजी में। बाकी सारे विषय वो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ रहा है और अंग्रेजी को एक विषय के रूप में भी पढ़ रहा है, लेकिन हिंदी को सिर्फ एक विषय के रूप में पढ़ रहा है और कहीं नहीं पढ़ रहा है। तो हिंदी कैसे सीखेगा? हिंदी के प्रति उसका क्या लगा होगा? तो उस बच्चे के साथ कितनी बड़ी दुर्दशा हो रही है, कितनी बड़ी त्रासदी है कि एक बच्चा जो गली मोहल्ले में अपने परिवार के साथ जिस परिवेश में रहता है, वो पूरे परिवार में जब वो जैसे ही उसने समझना शुरू किया, बोलना शुरू किया, वो हिंदी में बात कर रहा है घर में, या अपनी जो क्षेत्रीय भाषा में बात कर रहा है। कोई पंजाबी बोल रहा है, कोई गुजराती बोल रहा है, कोई मराठी बोल रहा है। अचानक 2.5-3 साल के बाद उसको एक विद्यालय में जमा करवा दिया जाता है ले जाके, और वहां उससे कहा जाता है कि आप पढ़िए, आप अंग्रेजी, ये जो सारी किताबें अंग्रेजी माध्यम से हैं, तो पूरा उसका जो पूरी उसकी जो ताकत है उस भाषा को समझने में लग जाती है। वो तो घर में तो कुछ और भाषा में पढ़ रहा है, वहां जाके अगर उसको सब कुछ आता होगा, बहुत बहुत काबिल बच्चा होगा, बहुत होनहार बच्चा है, उसको सामान आपके आसपास की सब चीजें पता है, लेकिन उस भाषा में नहीं पता जिस भाषा में उसको वो चीजें पढ़वाई जा रही हैं। तो वो एक विषय के रूप में भी हिंदी नहीं पढ़ रहा है, एक विषय के रूप में हिंदी को पढ़ रहा है, लेकिन माध्यम, जब तक आप पढ़ाई का माध्यम अपनी भाषाएं नहीं होंगी तब तक मौलिक चिंतन बच्चे में आएगा नहीं। लेकिन इसमें एक चीज रट्टू तोता बन के रहेगा वो। ये अपनाने की तो बात है, लेकिन ये भी मैं बताऊं, जैसे हम न्यूज मीडिया की भी बीच में बात कर रहे थे, सोशल मीडिया की तो हमने करी। न्यूज मीडिया में सबसे ज्यादा एडवर्टीजमेंट जो आते हैं, विज्ञापन, वो हिंदी मीडिया से ही आते हैं, अंग्रेजी मीडिया से नहीं आते हैं। अब अगर इंडिया टुडे, आज तक जैसे चैनल देखेंगे तो सबसे ज्यादा इंडिया टुडे ग्रुप जो है वो हिंदी आज तक से ही चलता है। तो देखिए ऐसा है, देखिए ऑडियंस है बस। कोई भी भारत हो, पूरे भारतवर्ष के अंदर जी, पूरे भारतवर्ष अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या 8, 8.5% और 9%, इतनी है। 9% लोग बोलते हैं। तो इसका मतलब शेष भाषा, भारतीय भाषाएं बोली जाती हैं, उसमें 62 से 65%। तो जिस भाषा को बोलने वाले लोग भी 10% से कम हैं, उसमें वो विज्ञापन करके करेंगे क्या? तो उनको तो अपने माल को जिसको बेचना होगा वो उस भाषा में माल को बेचेगा। वोट मांगने आप किस भाषा में जाते हैं? हमारे नेता हमारी भाषाओं में जाते हैं। जब पंजाब में जाएंगे पंजाबी बोलेंगे, ज्यादातर लोग हिंदी बोलेंगे। हिंदी ऐसी है जो संपर्क भाषा है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक बोली जाती है। तो वोट मांगने की भाषा क्या है? हिंदी है। तो जो जब आपको मातृभाषा बोलेंगे, 8%, 9%, 10% के लिए जो भाषा बोली जा रही है, उस भाषा का क्या महत्व रह जाता है? तो कुल मिलाकर पूरी व्यवस्था डगमगाई हुई है। इसके ऊपर चिंतन किया जाना चाहिए। और मैं बार बार कहता हूँ, भाषा सिर्फ भाषा नहीं होती है, भाषा हमारी संस्कृति के साथ जुड़ी होती है, भाषा हमारे व्यवहार के साथ जुड़ी होती है, भाषा हमारी संस्कार के साथ जुड़ी होती है। भाषा अकेली हमारे जीवन में नहीं आती है, अपने साथ बहुत सारी चीजों को लेके आती है। जब हम हिंदी में बात करते हैं तो नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, आदर सत्कार का तरीका अलग होता है। जब हम दूसरी भाषा में काम कर रहे होते हैं तो उसका आचार व्यवहार हमारा बदल जाता है, हमारी सोच भी बदल जाती है। तो हमें लगता है कि पूरे अगर हमारी व्यवस्था को बदलना है, पूरे वो जो अभी पूनम मैडम ने कहा था कि 200 वर्ष का जो अभी हमारा गुलामी का जो इतिहास है, हम तो कह रहे हैं 6000 वर्षों की हमारी संस्कृति है। हम तो 6000 वर्षों तक की बात करें, 6000 वर्ष पुरानी हमारी संस्कृति है। उस संस्कृति को जीवित करने के लिए आवश्यक है। और हम पता नहीं क्यों हम गलत फहमी, हम हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसी है? वर्ल्ड क्लास है। वर्ड क्या होता है? वर्ल्ड क्लास क्या होता है? मतलब अगर हम उनकी चीजों को, ये सामान कैसा है? वर्ल्ड क्लास है, हम वर्ल्ड के साथ चल रहे हैं। हम तब हमने अपने आप को मानसिक रूप से वर्ल्ड क्लास होने चाहिए,
हमारी शिक्षा व्यवस्था वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए। हम उनकी कॉपी कर रहे हैं, वो हमारी कॉपी कर रहे हैं। तो हमें अपने ऊपर सबसे पहले अपने ऊपर अपना आत्मसम्मान का ध्यान रखते हुए अपने ऊपर गर्व अनुभूति होनी चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। इसी तरह शिक्षा व्यवस्था में हमारी शिक्षा व्यवस्था और से बहुत अच्छी है, लेकिन हम इस व्यवस्था में कि यूरोप की शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, अमेरिका की शिक्षा व्यवस्था, इंग्लैंड बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, उसको जो कॉपी करने की जो प्रक्रिया है उसने हम लोगों को अधकचरा ज्ञान दिया है। न तो हम यूरोप के बन पाए, न भारतीय रह पाए। ये हुआ। पूनम मैम, उसी से ही शुरू कीजिएगा। जो मैंने प्रश्न पूछा था, वो अध्यापक पेपर नंबर जो कम मिलते हैं, तो कैसे आगे बढ़ा जाए, मोटिवेशन ही नहीं है हिंदी। बात सुरभि, आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं तक भी बात पहुंचती है कि जो बात पेपर में नंबर लाने की नहीं है बात, क्योंकि उसका जो एक अभ्यास तो स्कूल में भी कराया जाता है। विद्यालय में जब बोर्ड की परीक्षा देते हैं, अब तो पहले तो 8वीं में भी होती थी, 10वीं में भी होती थी, तो हम बार बार ये बच्चों को अभ्यास देते हैं कि आपकी जो प्रश्न पत्र है बाहर से आए, आपका प्रश्न पत्र जो चेक हो वो भी बाहर से हो, ताकि एक जो होता है ना, जैसे आपकी जो प्रतिभा है वो सही ढंग से चेक हो सके। आप लिखते तो आप चीज तो वही कर रहे हैं जो आप कॉलेज में कर रहे हैं, वही जो इंटरनल एग्जाम्स में कर रहे हैं, यूनिट टेस्ट में कर रहे हैं, वही आप फाइनल परीक्षा में भी जो होती है, जो आपकी वार्षिक परीक्षा होती है उसमें भी कर रहे हैं, लेकिन फिर उसमें मार्क्स कम आ रहे हैं क्योंकि वो आपके टीचर का पढ़ाया हुआ नहीं, आपके टीचर नहीं चेक कर रहे, उसको कोई एक्सटर्नल एग्जामिनर चेक कर रहा है। अब एक्सटर्नल जो आपने लिखा है, आपने तो अपनी टीचर का पढ़ाया हुआ रटाया या वही लिख दिया है, और जो दूसरा देख रहा है वो एक अलग परिप्रेक्ष्य से देख रहा है, क्योंकि सभी के देखने का कॉन्टेक्स्ट जो होता है अलग होता है। और जो हिंदी है वो कोई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट नहीं है कि उसका अच्छा एक ही उत्तर है। ये साहित्य है, साहित्य क्योंकि तो उसका वो है ना, नदी की तरह है, तो वो तूफान आता है, उसका प्रचार प्रसार जो है वो इतना, जैसे कहते हैं कि इतना फैला हुआ है, वो कोई गणित की तरह नहीं है जिस करना है। इसलिए मैं हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी ये कहती हूँ, जो आजकल 100 में से 100 नंबर आने लगे हैं भाषाओं में, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप किसी चीज को फाइनली 100 में से 100 दे ही नहीं सकते, क्योंकि बेहतर से बेहतर करने का ऑप्शन हमेशा ही रहता है। आप किसी अनुच्छेद को लिखेंगे, किसी इतना बेहतर लिखा जा सकता है कि तो आप 100 में से 100 कैसे नंबर दे सकते हैं। तो सबसे पहले यही गलत है कि हिंदी और अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में, संस्कृत को छोड़ दीजिए, संस्कृत क्योंकि वैज्ञानिक भाषा है, उसके हल जो है आप उस तरीके से आ सके, लेकिन जो और क्योंकि वो पढ़ाई भी इतनी ही जाती है, उसका प्रचार प्रसार ज्यादा नहीं है, वो विश्वविद्यालय के लेवल पर स्तर पर जाकर इतनी विस्तार पाती है कि फिर वो सब्जेक्टिव हो जाती है। लेकिन हिंदी भाषा उनको छोड़ के बाकी सभी प्रश्नों के उत्तर 100 में से 100 नहीं दिए जाने चाहिए। सबसे पहली तो ये बात। दूसरी बात ये कि जो अध्यापक पढ़ाते हैं, प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं कॉलेज में, विश्वविद्यालय में, वो आपको एक बेसिक आधारभूत ज्ञान देते हैं, क्योंकि वो स्कूल की तरह नहीं है कि इतना पढ़ा और इतना ही लिख दिया। उसके बाद आपको अपनी पढ़ाई भी करनी होती है, इसीलिए एक पुस्तकालय होता है कॉलेज में, जिसे जाके आप अपने नोट्स बनाते हैं। तो उसमें आप सोचेंगे कि अंदर इंटरनल एग्जाम में आपके 50-60% आ गए तो बाहर भी उतने आएंगे, नहीं आएंगे, ये तय है। सिर्फ हिंदी की बात नहीं है, वो किसी भी विषय में नहीं आएंगे, क्योंकि जब आपका कोई एक्सटर्नल एग्जामिनर जो बाहर का परीक्षक है वो चेक कर रहा है, तो उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उसका अपना परिप्रेक्ष्य, उसका अपना कॉन्टेक्स्ट है चीजों को देखने का, और उस जो आपकी उत्तर पुस्तिका है उसको जांचने का।
तो वो आपको अपने से आगे बढ़कर पढ़ना होता है। सिर्फ आपके अध्यापक ने जो पढ़ाया उस तक नहीं होता। ये स्कूलों में होता है, जो टीचर्स पे। बहुत पहले मैं एक अनुभवजनित बात कह रही हूँ। मेरी बिटिया पढ़ रही थी डीपीएस स्कूल में, डीपीएस इंदिरापुरम में। तो उसके साथ ये उस समय ये शिक्षा के जो दिल्ली की सरकार या शिक्षा विभाग से ये आए कि हर अध्यापिका का, हर स्कूल का जो रिजल्ट चेक किया जाएगा। तो जो वहां की प्रिंसिपल थी उसने कहा कि हमारे बच्चे भी हमारे दुश्मन नहीं है, हमारे बच्चे भी हमारे दुश्मन नहीं है, हम भी इन्हें जो आधा आधा एक एक नंबर काटते हैं, हम भी ज्यादा दे सकते हैं। अगर गवर्नमेंट स्कूल में बच्चा पढ़ता है तो वहां पे अगर टीचरें पूरे नंबर दे सकती हैं तो हम भी दे सकते हैं। हम सिर्फ इसलिए नहीं देते कि बच्चा आगे जाके बोर्ड की परीक्षा देगा जहां पे पेपर जो है बाहर चेक होगा। तो हम थोड़ा प्रयास करते हैं कि उनको एक ऐसा वातावरण दे सकें, एक ऐसा अनुभव दे सकें कि वो बच्चे जितना सीखते हैं उससे अधिक लिखें और अच्छा करें। लेकिन हम भी दे सकते हैं पूरे नंबर। तो अब ये जो होता है कि खुद पढ़ाया और जब उसकी अभ्यास करा रहे हैं तो उसी प्रश्नावली को आपने दे दिया और बच्चे ने प्रैक्टिस कर लिया और उसके नंबर अच्छे आ गए। ये स्कूल में हो सकता है, ये कॉलेज में इंटरनल एग्जाम में हो सकता है, पर बाहर नहीं हो सकता। इसीलिए जो बच्चे जिसे कुप मंडूक होते हैं, जितना पढ़ा उतना ही लिख दिया, तो वो नंबर नहीं आएंगे, वो तो तय है। तो उसके लिए आपको अधिक पढ़ाई करनी पड़ेगी, अपना विस्तार करना पड़ेगा। मैं तो कहती यही हूँ कि आपको जो स्पर्धा है अपने से करनी चाहिए, किसी अन्य से नहीं करनी चाहिए। जी। हाँ, और दूसरा प्रश्न था नहीं, यही था जो हम लोग मैं आखिरी में अच्छा एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि अभी पीछे हमने समाचारों में ये देखा, भारत के कई राज्यों में हिंदी का विरोध हुआ, काफ़ी विवाद भी हुआ और कई सारे वीडियोज़ जो हैं सोशल मीडिया पे वायरल हुए, जिसमें कि जो व्यक्ति हिंदी बोल रहा है उसको एक गुंडागर्दी की तरह मतलब उसको हरास किया जा रहा था और उसके साथ बदतमीजियाँ भी, मतलब एक भाषा बोल रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र है, ऐसे कई राज्यों में, दक्षिण भारत के कई राज्यों में हिंदी का पुरजोर विरोध हुआ है पीछे और काफ़ी वर्षों से चल रहा है। आज की बात नहीं है ये, मेरे ख्याल से 10 साल से ऊपर हो गया कि लगातार विरोध चल रहा है। कि जैसे सर ने कहा हमारी अपनी भाषाएं हैं, तो जैसे राज्यों की भाषाएं हैं, कश्मीरी भाषा है, मराठी है, राजस्थान की अपनी भाषा है, तो वैसे ही अगर हिंदी किसी राज्य में जा रही है और उस पर विवाद होना, इसे आप कैसे समझते हैं? ये मेरा आखिरी प्रश्न होगा, उसके बाद हम इसको शो को कंक्लूड करेंगे। सुधाकर सर। देखिए, हिंदी का पूरे देश के अंदर हिंदी का आम जनमानस कहीं विरोध नहीं करता जी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक एक व्यक्ति जिसको उसको हिंदी से प्यार है, ये मान के चलता हूँ। ये जो विरोध है ये सब राजनीतिक विरोध है और राजनीतिज्ञों के द्वारा पैदा किया हुआ विरोध है। ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरह के विरोध को पैदा करते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो या तमिलनाडु या कर्नाटक या कोई और जगह हो। क्योंकि देश का प्रत्येक नागरिक इस बात को समझता है कि हिंदी ऐसी भाषा है जिसके बिना हिंदुस्तान के अंदर चाहे कामकाज करनी है, नौकरी करना, कोई करना, इसके बोले बिना या समझे बिना, इसके बिना गुजारा चलने वाला नहीं है। ये बात हर व्यक्ति समझता है। तमिलनाडु का व्यक्ति अगर उत्तर में आके कहीं नौकरी करता है तो उसको हिंदी सीखनी पड़ेगी। अगर किसी व्यक्ति को यहाँ से हिंदी आती है और तमिलनाडु चला जाए, वहां का एक एक व्यक्ति हिंदी समझता है। उनको जब काम होगा तो हिंदी समझ में आ जाएगी, नहीं तो कहेंगे मुझे हिंदी नहीं आती है। ये सिर्फ उनको आपसे पैसा चाहिए होगा तो आप किसी भाषा में बोलिए, समझ जाएंगे वो। ये जो एक नकली विरोध है और ये राजनीतिकों द्वारा पैदा किया हुआ है, चाहे वो ठाकरे बंधु हो, वहां बोलते हो उनको अपनी जो हाशिए पर चले गए राजनीतिज्ञ, वो अपनी रोटियां सेकने के लिए, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, क्योंकि भाषा का मुद्दा आत्मसम्मान का मुद्दा है। भाषा के नाम पर लोगों को जल्दी भड़काया जा सकता है, इसलिए उनको उनकी भावनाओं को भड़काकर हिंदी के मुद्दे को खड़ा किया जाता है, हिंदी विरोध को किया जाता है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा है, सबसे ज्यादा समझने वाली भाषा है, सबसे ज्यादा वैज्ञानिक भाषा है, संपर्क भाषा पूरे देश के लिए एक है।
ये वो भाषा है जिस पर स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध लड़ा गया था। उस समय जब देश को एकत्रित करने की बात आई थी तो एक ही भाषा सामने आती थी, वो हिंदी थी। इसी हिंदी के माध्यम से देश के कोने कोने से लोगों ने आकर स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध लड़ा और देश को आजाद कराया। ये सब झूठे विरोध हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किए जा रहे हैं। इनका हर स्तर पर निंदा होनी चाहिए और इनको आईना दिखाया जाना चाहिए। हाँ, लेकिन हमें भी सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। उत्तर के लोग जितनी जल्दी ये समझ जाएं कि आप किसी हिंदी भाषी को तो ये कहते हैं कि आप हिंदी बोलिए, हम अपने गिरेबान में झांक के देखें कि हमने कितनी ऐसी और प्रदेश की भाषाओं को अपनाने की कोशिश की है, उनको बढ़ाने की कोशिश की है। ये तो लेन देन की बात है। हमें उत्तर के क्षेत्र के लोगों को भी उनकी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, तभी हम लोगों में एकजुटता बनेगी। इसीलिए भारत सरकार ने भारतीय भाषा दिवस मनाने की घोषणा की है। प्रत्येक वर्ष 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस मनाया जाता है। तमिल के एक बहुत बड़े कवि हुए हैं, स्वतंत्रता सेनानी भी थे, कवि थे, साहित्यकार थे, पी चिन्ना स्वामी भारती, सुब्रमण्यम स्वामी भारती। उनकी जन्म दिवस के अवसर पर 11 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष भारतीय भाषा दिवस मनाने की केंद्र सरकार ने घोषणा की है। 2022 से उसको मनाया जा रहा है, बड़े स्तर पे मनाया जा रहा है, जिससे कि जो भाषा के नाम के उधर जो कट्टरता है वो कम किया जाए और सभी भाषाओं को एक प्लेटफॉर्म पे लाके सबके सम्मान को आगे रखा जाए और सारी भाषाओं के लिए उनके उत्थान के लिए कार्य किया जा सके। जी, धन्यवाद। पूनम जी। जी, देखिए सुधाकर जी ने अधिकतर इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है, तो लेकिन अब फिर क्योंकि मैं बताती हूँ कि विरोध जो होता है, विरोध का जो स्तर होता है वो अपने फायदे के लिए होता है। कहीं भी भाषा जो है, भाषा आप बात कश्मीर की करती हैं, डोगरी भाषा की करती हैं, या आप असमिया भाषा की करती हैं, या बांग्ला भाषा की करती हैं, या तमिल, तेलुगु, किसी की कन्नड़ की बात करती हैं, तो भाषा अपने आप में एक माध्यम है जोड़ने का, अपने आप को अभिव्यक्ति देने का। तो अगर हम जिस भाषा से आए हैं, हमारी मातृभाषा कोई भी हो, हमें सबका सम्मान करना है। इसीलिए भारत एक ऐसा राज्य है जिसपे हर 4 कोस पर पानी और भाषा बदल जाती है। तो हमें हर एक किसी का सम्मान करना है और हमें अपने पर स्वाभिमान करना है, अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए। लेकिन फिर भी ये बात बहुत जरूरी है कि हमारी एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, क्योंकि हर देश की जो भाषा होती है, जैसे कि कहा सुधाकर जी ने भी कहा कि वही राष्ट्र तरक्की करता है, वही टॉप के 10 राष्ट्रों में आता है जो अपनी भाषा में बोलता है। अब हमारे यहाँ तो इतनी भाषाएं हैं, तो हमें एक सर्वसम्मति से राष्ट्रभाषा का चयन होना ही चाहिए, जो बहुत देर से लंबित है, बहुत समय से लंबित है। राष्ट्रभाषा जब तय हो जाती है तो आपकी मातृभाषाएं तो अपनी जगह स्वाभिमान पाती ही हैं। तो राष्ट्रभाषा का तय होना ये जरूरी है। हमारी भाषा, हमारे भारत की एक राष्ट्रभाषा होना जरूरी है, आवश्यक है। वो उसमें हम बात करें और अपनी मातृभाषा में। पर ये बात भी सही है कि भारत सरकार जो है, केंद्र सरकार इस ओर अग्रसर है। जो हम साहित्य के लोग होते हैं, जो कवि होते हैं, हमेशा ही जरूरी नहीं है कि हम हर काम को काट के ही बात करें। कुछ सकारात्मक बिंदु होते हैं, उन्हें सराहना भी मिलनी चाहिए। जैसे कि शिक्षा में अपनी अपनी मातृभाषा में किताबें आना आरंभ हो गया है। अब जो मराठी में पढ़ना चाहता है, पोस्ट ग्रेजुएशन स्नातकोत्तर करना चाहता है, वो मराठी में भी करेगा। जो तेलुगु में करना चाहता है वो तेलुगु में भी करेगा, और जो संस्कृत में करना चाहता है वो संस्कृत में करेगा। हिंदी में करने के लिए भी है। पहले सब कुछ सिर्फ अंग्रेजी में उपलब्ध था। अब ये जिसे जो पहल शुरू हुई है उसको सराहने और आगे बढ़ाने की भी आवश्यकता है। लोगों के पास पुस्तकें होंगी तो वो पढ़ेंगे, और वो पढ़ेंगे तो आगे वो पढ़ाएंगे भी। जैसे पहले संस्कृत को इतनी प्राथमिकता नहीं दी जाती थी, अब अलग से संस्कृत का एक चैनल है जिसमें संस्कृत में गाने गीत अनुवाद किए जाते हैं। तो इसी तरह हिंदी को भी जब आगे बढ़ा के उसमें सारा, खासकर सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, खासकर ये 2 भाषाएं, क्योंकि जब हमारा जो, अगर हम अपने पास्ट में जाएं, अपने भूत में जाएं, आदि में जाएं, तो हमारे जो ग्रंथ थे वेद के, उसमें सारे विषय, भौतिकी, जीव विज्ञान सभी थे।
और सब संस्कृत में थे, तो मुश्किल नहीं है, असंभव नहीं है उन चीजों को हिंदी में अनुवाद करना या हिंदी में उपलब्ध कराना। बस एक जो कहते हैं इच्छा शक्ति की कमी थी, जो इच्छा शक्ति अब नजर आती है। तो अगर हमारे पास उसकी पुस्तकें होंगी और हमारे पास उसके शिक्षक होंगे, तो शिक्षक भी तभी बनेंगे जब वो पहले पढ़ेंगे। तो जब शिक्षक होंगे तो वो पढ़ाएंगे, और वो पढ़ाएंगे तो उसमें रोजगार भी उपलब्ध होगा। तो ये एक बात दूसरी बात से श्रृंखला से जुड़ी हुई है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि सकारात्मक सोच होनी चाहिए, जो पहल होनी चाहिए उसे आगे बढ़ाना चाहिए। और क्योंकि एक कवित्री हूं, तो 3 दोहों से बात अपनी समाप्त करूंगी कि कल कल नदिया सी बहे यूं हिंदी की जात, कल कल नदिया सी बहे यूं हिंदी की जात, सकल विश्व सुखदायिनी कर हिंदी में बात। और सरल सहज बोली बहुत मीठी इसकी तान, जुड़ जाए एक तार में पूरा हिंदुस्तान। और कितने ही परदेश में करते हैं गुणगान, अपनेपन से जो पगा वो हिंदी का ज्ञान। तो हिंदी को सलाम, हिंदी को नमस्कार, हिंदी को प्रणाम, और सादर ये कि हम हिंदी में, और हिंदी में तो मैं तो ये कहती ही यही हूँ कि हम खासकर उत्तर भारतीय और भारतीय, हम तो हिंदी में ही सोचते हैं, हिंदी में ही सपने देखते हैं, हिंदी हिंदी में ही इच्छा करते हैं। तो हमारी जो पहली सोच है वो हिंदी में आती है। तो जब, और अगर अपनी भाषा जो मातृभाषा है उसमें आप सोचते हैं, तो उसमें अपने आप को बेहतर अभिव्यक्त कर सकते हैं, जो हमें करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो इसी संकल्प के साथ ये हिंदी दिवस को हम इस हिंदी दिवस बहुत पे बहुत हमें यही धन्यवाद। संकल्प लेना चाहिए। और मैं जी तो जी यही बहुत कहूँगी, क्योंकि हम लोगों ने हिंदी का साहित्य भी पढ़ा है, तो हिंदी साहित्य जब कोई पढ़ता है तो उसका एक बहुत अलग आनंद है। हिंदी के इतने सारे कवि और अलग-अलग विचारधारा के कवि जो जब एक साथ एक जगह पे होते हैं तो पूरा सरोवर सा बन जाता है। तो हिंदी साहित्य भी, अगर आप एमए बीए नहीं करें लेकिन हिंदी साहित्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि जितना हिंदी साहित्य आपको संवेदनशील बनाता है अंदर से, आपको एक बहुत अच्छा व्यक्ति बनाता है। आप एक बहुत, जैसे कहते हैं ना, हम लोग एक बहुत अच्छे इंसान बन के उभरते हैं जब हम हिंदी का साहित्य अच्छे से पढ़ते हैं। क्योंकि हम संतों से शुरू करके हम लोग निराला और जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा, जहाँ पे एक आंदोलन हिंदी के जब पढ़ते हैं, पूरा साहित्य बहुत बहुत ही अद्भुत है, पढ़ना चाहिए। और प्रेमचंद जैसे लोगों को भी पढ़ना चाहिए। तो आगे भी मैं चाहूँगी कि हम लोग हिंदी भाषा और अन्य भाषाओं को लेके आप सभी से चर्चा करते रहे। मेरे साथ जी इस शो में जी जुड़ने के लिए, अपने इतने अच्छे सार्थक विचार रखने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत आभार। बहुत आपने बहुत धन्यवाद आपका। समय हमें बहुत दिया। बहुत और हमारे चैनल पे हम यही प्रयास करते हैं कि ऐसी ही चर्चाएं रखें, जिसपे और जो आज की पीढ़ी है वो इन्हें ऐसी चर्चाओं को आप लोगों को सुने, जिससे वो भी इसके प्रति जागरूक हो। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। धन्यवाद, शुभकामनाएं। तो ये हम लोगों ने हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में बहुत सार्थक चर्चा हमने सुधाकर पाठक जी और साथ ही पूनम माटिया जी के साथ करी। ये दोनों लोग साहित्य को लेके, भाषा को लेके बहुत सक्रिय है। पूनम माटिया जी को आप पहले भी हमारे पॉडकास्ट में देख चुके हैं, वहाँ भी हमने हिंदी साहित्य को लेके बहुत अच्छी चर्चा, लेखन को लेके, नई विधाओं को लेके, पुरानी विधाओं को लेके बहुत अच्छी चर्चा करी थी। और 14 दिसंबर हिंदी दिवस के दिन हम सुधाकर पाठक जी का आप इंटरव्यू देखेंगे। बहुत ही दमदार, बेबाक होके भाषा को लेके एक बहुत बढ़िया स्टैंड सर का है। और भाषाओं के स्तर पे भाषाओं को का संरक्षण करने की जो हिंदुस्तानी भाषा अकादमी कर रही है, उससे आपको जुड़ना चाहिए। और भाषा को लेके आप कुछ भी हमसे जानना चाहते हैं और हमारे गेस्ट, हमारे मेहमानों से कुछ जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लाइव के नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं। तो आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम प्रयास करेंगे कि हम अन्य राज्य की भाषाओं के लोगों को भी अपने साथ जोड़ें और उन लोग भाषाओं पे भी चर्चा करें, लोकगीतों पे भी चर्चा करें। तो नो फिल्टर इस बार एक शांत और शालीन तरीके से हमने ख़त्म किया। लेकिन यस, मैं यही कहूँगी कि जो चर्चा हुई बेबाक जवाब के साथ हुई, और हिंदी को लेकर संवेदनशीलता हम सभी में होनी चाहिए, क्योंकि बहुत मीठी भाषा है, बहुत सुंदर भाषा है और बहुत ही विशाल साहित्य के साथ
मंचों से लेकर, किताबों से लेकर सब जगह हिंदी का बहुत अच्छा स्तर है और स्थान है, जिसे हमें अब अपनाना चाहिए। तो नो फ़िल्टर देखते रहिए और ज़रूर सब्सक्राइब करिए भारत मेरे साथ, क्योंकि भारत की धरोहर से लेके, भारत की भाषाओं से लेके, भारत के कई गाँव, कई शहरों को हम अपने चैनल पे दिखाते हैं और यह पूरा चैनल जो है हम अपने दम पे चलाते हैं, ना ये किसी सरकार का है और ना ये अंग्रेज़ों का गुलाम है। ये चैनल हमारा है और ये चैनल भारत का है, भारत के सभी नागरिकों का है। तो आप सभी लोग नो फ़िल्टर में अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो कभी भी आप हमारे ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं और साथ ही हमें संपर्क भी कर सकते हैं। अगर हिंदी को लेके आप कोई कविता, कोई विचार हमें देना चाहते हैं तो आप सभी लोग नो फ़िल्टर में आके दे सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। जॉइन कीजिएगा नो फ़िल्टर की अगली डिबेट। हम ज़रूर मिलेंगे फिर से किसी नए मुद्दे पे, किसी नए सामाजिक मुद्दों पे। बहुत-बहुत धन्यवाद।